अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वेब एंकर मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज का प्रोग्राम है लिंकिंग टू सोशल मीडिया विद siyaasat.pk। आपके दिए गए तमाम सवालात हम हारून रशीद साहब के पास लेके गए और उन्होंने बहुत सारे अहम इंकशाफात किए और पाकिस्तान की मजमूई सियासी जो मामलात हैं उन पर उन्होंने अपनी राय दी। आइए देखते हैं आपके पूछे गए सवालात और हारून रशीद साहब की राय। इलेक्शन से पहले आपकी और खान साहब की नाराज़गी की अफवाहें फैली और इसकी वजह से सुनने में आया कि आप तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को टिकट देने की गुजारिश कर रहे थे। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, वो खास लोगों को नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो लोग एलिजिबल हैं उनमें से मैंने तो गिनती की 2-3 सीटें थी जिन पे इंसिस्ट किया था। गिनती की 2-3 सीटों पे मैंने इंसिस्ट किया था कि ये लोग आपके बिल्कुल हार जाएंगे और वो हारे ना सिर्फ बहुत बुरी तरह से हारे। और बाकी तो मैंने पार्लियामानी पार्टी में मुझे इस पर इसरार था कि बाद लोग बहुत ही गलत लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं। मसलन एक जगह पे था कि एक आदमी पिछली दफ़ा 300 वोटों से हारा था और वहाँ उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसके बारे में मैंने कहा था, लिखा भी था कि ये आदमी को नहीं बोस्की के कुर्ते को टिकट दिया, शाह महमूद का कोई रिश्तेदार था। तो नाराज़गी इनफेक्ट नहीं थी, मुझे जहाज़ डूबता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन 30 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट हैं, आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट कराने की। फिर ये मैं बता रहा हूँ कि अलीम खां की मौजूदगी में लाहौर में इलेक्शन लड़ा जा ही नहीं सकता। इसी तरह गुजरांवाला में एक साहब थे, अब मैं आरे का नाम नहीं लेना चाहता, सदाकत अब्बासी और आमिर कैनी जैसे लोग टिकटों के फैसले कर रहे थे। तो मैं खान साहब को तो सियासत की बारीकियों का उतना फहम नहीं है, ये ठीक है, उनकी अपनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। तो मैं अंधा तो नहीं था कि मैं एक डूबते हुए जहाज़ में सवार होता और मैं उस वक्त एक ऐसी गवाही देता जिसका मुझे पता था कि गलत साबित होगी, और एक ऐसी लड़ाई लड़ता जो मुझे पता था कि जिसमें नाकामी होगी। तो मैं अपने फैसले सोच समझ के करता हूँ, इस तरह नहीं करता। नाराज़गी मुझे कोई नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब ये धांधली का इशू उठा तो खान साहब कहाँ थे? खान साहब तो हॉस्पिटल में थे और उनके साथी कहाँ सो रहे थे? किसने ये इशू रेज किया? ये इशू मैंने रेज किया या तहरीक इंसाफ के लीडर ने रेज किया? और जब फजलुर रहमान साजिश कर रहा था तो उस पर कौन खड़ा हुआ था? मैं खड़ा हुआ था या इनकी पार्टी के लीडर खड़े हुए थे? और ये टेररिज्म पे उनको मशवरे सही मैं दे रहा था या उनकी पार्टी के लोग दे रहे थे? और जब साद रफीक ने झूठ बोला उनके खिलाफ तो उनकी लड़ाई किसने लड़ी? उनकी पार्टी के एक आदमी ने भी नहीं, मैंने। नाराज़गी मुझे कोई नहीं है, मुझे उनके गलत फैसलों पे अफसोस है। आज भी वो अपने फैसले वापस ले लें तो मैं दिलो जान से बहुत से इश्यूज़ पे उनकी हमायत करता हूँ, तो उनकी हमायत करूँगा मैं। जनरल कयानी ने अच्छे कामों के साथ बहुत सी गलतियां भी की। इलेक्शन में जिस तरह की धांधली हुई, ये नामुमकिन है कि MI और ISI को इसका इल्म ना हो। तो उस वक्त जनरल कयानी और एजेंसियां क्यों खामोश रहीं? और आपने एजेंसियों और आर्मी चीफ की खामोशी पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? बात यह है कि जब आपकी हालत ये हो कि 80% पोलिंग स्टेशनों पे आपके पोलिंग एजेंट ही ना हो और फौज को दिखाई दे रहा हो, और जब नजम सेठी को आप चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हो सिर्फ एक ऐसे आदमी के कहने पे जो अपने MNA की सीट पे इंटरेस्टेड था, तो फौज पागल है कि जाके एक ऐसी पार्टी के लिए अपने आप को स्टेक पर लगा दे। फौज धांधली में हिस्सेदार तो नहीं बनी ना। फौज ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया कि हमें इख्तियार दें कि धांधली का रोकने का, तो हम अफसर लगाएंगे बस सेंसिटिव पोलिंग स्टेशनों पे। उतने तो खैर लग ही नहीं सकते, 80,000 पोलिंग स्टेशन थे, वो 1,60,000 मांग रहे थे। पाकिस्तानी फौज के अफसरों की तादाद ही 25,000 है। फौज ने सरफ नज़र किया धांधली से और इसके सिवा कोई ऑप्शन उनके लिए छोड़ा नहीं गया था। मुमकिन है मैं उसकी जगह होता जनरल कयानी की तो कभी सरफ नज़र न करता। देखिए, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोगों के मिजाज होते हैं। जनरल कयानी इस तरह की सिचुएशन में बहुत मजबूत स्टैंड लेने वाले आदमी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने साथ क्या किया? जब आप खुद अपने आप को धांधली के हवाले कर रहे हैं, ना ठीक कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, ना पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर रहे हैं, ना बर वक्त टिकट दे रहे हैं, और आपकी पार्टी में मैं नाम लेके बता सकता हूँ, मैं लेना चाहता नहीं हूँ ना, मैं नाम लेके बता सकता हूँ इनके दफ्तर में एजेंसियों के आदमी कौन से हैं और दूसरों के लिए काम करने वाले कौन से हैं, MKM के आदमी कौन से हैं कराची में। जब आप अपनी मदद खुद ही नहीं करना चाहते तो आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करने कौन आता है? यानी जनरल कयानी आउट ऑफ द वे इनकी मदद करने के लिए आता है। और मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि मैं 4 साल इसको समझा के थक गया। ये लूज टॉक करता था जनरल कयानी के खिलाफ और जनरल कयानी ने एक लफ्ज़ कभी इसके खिलाफ कहा नहीं, और वो सब्र न करता तो इसको अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती? और देखिए, इसके जलसे नहीं हो सकते थे। ये इतनी बात अगर कोई सुनने वाला समझ सकता है तो समझ ले, कराची और लाहौर में इसके जलसे नहीं हो सकते थे।
उनका बंदोबस्त किया गया था कि वो अमन से हो जाएं, जो इसका हक था वैसे, मगर ये नहीं इस काबिल था कि वो कर सकता। अगले इलेक्शन से पहले पीटीआई को क्या करना चाहिए? क्या वो इस अवाम की आंखें खोल सकेंगे? देखिए, वो बहुत से करने का काम है। अगर वो ये जानना चाहते हैं तो अपना रवैया पहले ठीक करें। मतलब टेररिज्म पे अपनी पॉलिसी मसला नहीं है कि ठीक करें। और ये जो आदमी है जो चर्सियों की तरह चलता फिरता है, चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद का, पख्तूनख्वा का, इस तरह के लोग मुल्क चलाया करते हैं। और इससे डॉक्टर सडल से इसने वादा किया कि वहाँ उन्हें मोहतसब लगाएगा और उस पर सारी चीज़ें डिटेल्स तय होगी, कानून क्या हो गया, और वो कानून बदल दिया जहांगीर तरीन ने। और इसको इतना भी नहीं है ख्याल कि वो आदमी जो किसी मनसब के लिए यानी मिन्नत समाजत में भी आमादा आसानी से नहीं होता कि उससे जाके मादरत ही कर लेता। इस तरह नहीं, वो बहुत सी चीज़ें हैं करने की। अबावाल पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो जब ये सीरियस हो तो इन्हें बताया जा सकता है। आपने अपने कॉलम में पाकिस्तान में एक नई पार्टी की ज़रूरत का जिक्र किया। क्या आप बता सकते हैं कौन लोग ये पार्टी बना सकते हैं? क्या ये पार्टी कियानी साहब या चौधरी इफ्तिखार साहब बना सकते हैं? चौधरी इफ्तिखार और कियानी तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते। कियानी इसलिए नहीं बना सकते कि वो पॉलिटिक्स के आदमी नहीं है, वो एक तरह की कराहत है। उन्होंने तो जब से चंद कालम वो ज़रूर पढ़ते हैं, उन्होंने टॉक शो देखना भी छोड़ दिए। चौधरी इफ्तिखार का मिजाज पॉलिटिकल है ही नहीं, परले दर्जे का इगोइस्ट आदमी है। ये बिल्कुल उसी तरह आम लोग बना सकते हैं जिस तरह के इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है। फ़र्क ये है कि इसमें 4 चीज़ें मैंने तजवीज़ की हैं। उसका मंशूर पहले से तय होना चाहिए। अगर अच्छे लोग आ जाएं जो आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो शुरू से तय होना चाहिए कि ये कैंडिडेट होंगे। उनमें से अगर कोई आदमी डिस्क्वालीफाई करे अपनी किसी हरकत की वजह से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए और उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। उसका मंशूर पहले दिन लिखा जाना चाहिए। फजूल जलसे जुलूसों में न पड़ें, जब ज़रूरत हो तो ताकत का मुजाहरा करें। और प्रोएक्टिव एक आला दर्जे का थिंक टैंक होना चाहिए जो मौजूद है, जो मदद करने के लिए तैयार है, जिसने अमरीकी थिंक टैंक से भी शायद अक्सर से बेहतर काम किया है। वो एक पार्टी का कॉन्सेप्ट है। अगर लोग बनाना चाहते हैं बना लें। मैंने नहीं बनानी है पार्टी, न मुझे पार्टी का कोई ओहदा चाहिए, जिस तरह इसमें नहीं चाहिए था। इसको कोई सुरखाब का पर नहीं लगा हुआ था, ये जो सेक्रेटरी जनरल उनका बन गया था, या ये जो नायब सदर बन गया था। शाह महमूद का नायब सदर बनाने के लिए शीरी मज़ारी से कौमी असम्बली के टिकट का वादा किया गया, फौजियों को महरूम किया गया। इन सब लोगों से मैं बेहतर पोजीशन में था अगर मुझे पार्टी का ओहदा चाहिए होता। और सेनेटर के तो उसने मुझे खुद ऑफर किया था तो मैं बनाऊंगा। मैं अपने लिए नहीं बनाना चाहता, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। मैं जो जितनी मेरी अब मसरूफियत है मैं इसको भी कम करना चाहता हूँ। मेरा कोई ज़ाती शौक़ नहीं है। अगर कोई पार्टी बनेगी, अगर कोई खला पैदा होता है, अगर तहरीक इंसाफ जक मारती रहती है, अपनी इस्लाह नहीं करती, बोल तो ये अपनी इस्लाह कर लें, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। लेकिन अगर कोई पार्टी बनेगी तो वो कोई जेन्युइन लोग बनाएंगे। वो बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। अभी उसका वक्त नहीं आया। अगर उसका वक्त आया तो फिर देखेंगे। और अगर मेरी ये राय हुई तो फिर उसके लिए मैं काम करूँगा। लेकिन बहरहाल वो कोई ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए बनाई जाए या किसी को गिराने के लिए बनाई जाए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत बनाई जा सकती है, तुर्की की तरह, मलेशिया की तरह, एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए। हुसूल इक़्तिदार कोई गरज नहीं है, न मुझे इससे कभी ज़िंदगी में दिलचस्पी रही है। कभी आप इस अज़म का इजहार करते हैं कि मैं किताब लिखूंगा, क्या वाकई ये किताब कभी लिखी जाएगी? और क्या पूरी बेबाकी के साथ लिखी जाएगी? अगर बेबाकी में किसी को शुबा है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। हाँ जी। और बाकी दुआ करें, फुर्सत ज़रा कम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है 1 नहीं 2-3 किताबें मैं लिखना चाहता हूँ। आपने असद उमर पर इल्ज़ामात लगाए कि उनसे एंग्रो ज़बरदस्ती छुड़वाया गया, और हाल ही में सियासत.pk को इंटरव्यू देते हुए असद उमर साहब ने कहा कि वो आपको डिफेमेशन का नोटिस भेजेंगे जब तक आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते। क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई या आपको नोटिस मिला? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। भेजे वो शौक से, देखिए दिया उन्होंने, इस्तीफा ही है, लेकिन इस्तीफा उन्होंने उनके कहने पे दिया है। वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था उन्हें निकाला गया है, ये अल्फाज मेरे नहीं है। बाकी अगर वो लोग लीगल नोटिस देंगे तो देख लेंगे, इसमें क्या है। मुझे असल में इस पे नहीं है एतराज़ कि उन्होंने, देखिए अव्वल तो ये लोग आए 30 अक्टूबर 1911 के बाद, ठीक है, 30 अक्टूबर के तारीख़ी जलसे के बाद आए। ये जब जतलाते हैं और ये तासुर देते हैं ये पार्टी उनकी, ये उनकी नहीं है। इसके लिए काम किया तो इमरान खान ने किया है, देखिए दाव पे वो लगा हुआ था, और काम किया तो इस नाचीज़ ने किया और चंद और लोगों ने किया है। तो ये जब सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त मैं रिएक्ट करता हूँ, वरना असद उमर वैसे एज ए होल बहुत से लोगों से बेहतर भी हैं। आपने अपने कॉलम में
पीटीआई की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को शफाफ नहीं करार दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने $3 मिलियन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद कहा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? खान साहब ने उसको बिल्कुल गलत तौर पर रिजेक्ट किया है। खान साहब ज़ाती तौर पर बददीनत आदमी नहीं है, हम सब जानते हैं, और इसमें कोई तामुल के बगैर मैं कहता हूँ जितना मुझे उस वक्त यकीन था उतना ही अब भी यकीन है उनकी, लेकिन उनकी पार्टी माली तौर पर बददीनती करने वालों से बरी पड़ी है और सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें गड़बड़ ना हुई हो। लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदल गया। जो लोग चंद हज़ार रुपये हमसे कोनों खुदरों में उधार मांगते थे, आज वो रईसाना ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में खाते पीते हैं। मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं है, वो अल्लाह उन्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दे। मेरा कभी ये मसला नहीं रहा। तो खान साहब की ये तरदीद बेईमानी है बिल्कुल। उसका फोरेंसिक ऑडिट उन्होंने नहीं कराया है और वो करा ही नहीं सकते। लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं। जो लोग, मैं जानता हूं कि गुज्जर खां के उम्मीदवार को आमिर कियानी ने उससे 1,30,00,000 रुपए मांगे, और मैं जानता हूं सदाकत अब्बासी के फार्म हाउस पे कौन पैसा खर्च करता था। आपका क्या ख्याल है कि आप थानेदारों को इख्तियार दे देंगे छोटे छोटे कांस्टेबल किस्म के लोगों को, तो वो पैसे नहीं बनाएंगे? ये इमरान खान इतने खुशफहम हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। आपने इलेक्शन 2013 के बाद कहा कि पीटीआई का ये आखिरी मौका था गवर्नमेंट बनाने का। क्या आप अब भी इस राय पर कायम हैं या इसमें कोई तब्दीली आई? देखिए, वो तो देखिए ना, आप अपनी गलतियों को अगर अमेंड करने के लिए डिटरमिनेड ही हो जाएं, अपनी सारी खामियां आप दूर कर लें, तो बूढ़ा होता हुआ मोहम्मद अली क्ले जो था वो बॉक्सिंग का आलमी टाइटल 3री दफ़ा जीत गया था। वो तो अगर ये डिटरमिन हो, मगर शौकत खानम कैश हो गया, नेवल यूनिवर्सिटी कैश हो गई, क्रिज्मा कैश हो गया, और सूबा सरहद में डिलीवर करने के लिए कुछ है नहीं। ये ठीक है, उन्होंने पटवारी का अदारा वहाँ बेहतर बनाया है और वो बहुत ही काबिल सताइश बात है, लेकिन कोई जामे मंसूबा वहाँ इनके पास है ही नहीं। तो अगली दफ़ा एक सूरत में ये जीत सकते हैं, अगर बिल्कुल मुंह के बल गिर जाए नवाज शरीफ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जीतेंगे। मगर इस टीम के साथ अगर ये जीत गए तो बजुज़ रुसवाई के कोई चीज़ इनके हिस्से में आएगी नहीं। अगर अपनी रीऑर्गेनाइजेशन न करें, अपनी प्रायोरिटीज़ रीफिक्स न करें, इस टीम के साथ अगर ये जहांगीर तरीन, ये खटक, ये शाह महमूद, ये लोग अगर इनके साथ ही आते हैं तो ये सवाए रसवाई के कोई चीज़ हासिल नहीं करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन कर लें, जेन्युइन ओहदेदार ले आएँ, अपनी तरजीहात असर नौ मुतय्यन करें, उस पर टेररिज्म पे अपना रवैया तब्दील करें, तो फिर इनके जीतने का कोई फ़ायदा होगा। खान साहब को मशवरा देने का कोई बेहतर तरीका है या अपनी बात बताने के लिए सिर्फ इख्तलाफ का तरीका ही है? देखिए इमरान खान मेरा दर्द सर नहीं है। मैं जब तक मेरा दर्द सर उस वक्त था जब मेरा उससे ज़्यादा ताल्लुक़ था, मैं उसे मशवरा देता था। अब मेरा दर्द सर नहीं है वो, जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की, अच्छे काम उसने किए या जहाँ उसके साथ ज्यादती की जा रही थी, मतलब धांधली के मामले में मैं आज भी उसके साथ हूँ। बाकी मुझे कोई हेडेक है, मेरा कोई दर्द सर है कि मैं इनको मशवरे देता फिरूँ? जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक है, वो जैसे बाकी पार्टियों को मामले में मैं राय रखता हूँ, इसी तरह उसके बारे में राय दूंगा। फीडबैक का कोई बहुत उस मामले में एहतमाम तो मैं नहीं करता, लेकिन इसका बहुत तेज़ी से अंदाज़ा हो जाता है, उसी सुबह आपको अंदाज़ा हो जाता है। एक तो अव्वल अल्लाह के फजल से मैं बहुत मोहतात हूँ, सोच समझ कर लिखता हूँ, कोई राय मेरी गलत तो हो सकती है, मैं ऐसे कोई जल्दी में राय नहीं देता। और दूसरी ये कि मैं राय के मामले में इन्फ्लुएंस होने वाला आदमी अल्लाह के फजल से नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है, साल में एक आध दफ़ा ऐसा होता है कोई चीज़ मैं लिखता हूँ और वो लोगों को नागवार गुजरती है, तो फिर मैं ठंडे दिल से उसका तज्जिया करता हूँ। गलती बहुत बड़ी भी हो जाती है बाज़ औक़ात, फिर उसको देखते हैं उसलूब में कहाँ गलती हुई है, मैसेज कंस्ट्रक्शन में कहाँ हुई है, ओपिनियन कहाँ गलत है, लेकिन मैं इसे अहमियत बहुत ज़्यादा देता हूँ। यानी फीडबैक का कोई बहुत बंदोबस्त तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ जो बहुत खरी बात करने वाले हैं, और मैं इस बात को अहमियत बहुत देता हूँ, लेकिन मैं अपनी राय किसी कहने पर नहीं बदलता। क्या आप समझते हैं कि मुआहदात की खिलाफ वर्जी के नतीजे में फौजी ऑपरेशन के साथ साथ बातचीत का दरवाज़ा भी खुला रखना चाहिए, ताकि अगर कोई गिरोह हकीकतन राय रास्त पर आना चाहे तो वो आ सके? हाँ बिल्कुल, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बात तो सभी से करनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं जैसे वो बात करना चाहते हैं। हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। हुकूमत अपनी कुव्वत जाहिर करे, नवाज शरीफ पब्लिक के पास जाए, अपना मुकदमा पेश करे, जो कि वो नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बुज़दिल आदमी है। अपना मुकदमा पेश करे, राय अम्मा को मुतहर्रिक करे, उन पर दबाव डाले, फिर उनकी जो भी जायज़ बात मानी जा सकती है वो ज़रूर मान ली जाए। अगर खूनरेजी के बगैर मसला हल होता है तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं
कि जब तक इनका बंदोबस्त नहीं किया जाएगा ये ठीक नहीं होगा। इमरान खान के बाद आप पीटीआई में किसको क़यादत का सबसे ज़्यादा अहल समझते हैं, ख़ास तौर पर सियासी रहनुमाई, फ़िक्र और ख्याल और नज़र के हवाले से? किसी को भी नहीं, किसी को इनमें से कोई टॉप का लीडर नहीं है। वर्करों में बहुत अच्छे लोग हैं, तहरीक इंसाफ जैसे अच्छे वर्कर पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास नहीं है, और वो उनकी तरबियत का अलबत्ता को वर्करों में बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी टॉप लीडरशिप में कोई गैर मामूली आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो मशवरा देने में, मतलब इकानमी पे मसलन असद उमर अच्छा मशवरा दे सकता है, मसलन पॉलिटिकल मैकेनिक्स पे तारिक चौधरी, इसहाक खाकवानी अच्छा मशवरा दे सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं, मगर इसमें कोई बड़ा लीडर इसमें नहीं है। आपकी इमरान फारूक कत्ल केस पर क्या राय है, और पार्टी छोड़ने के बाद एमक्यूएम के मेंबर्स पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? वो सबको मालूम है, इसमें मेरे कहने की कौन सी बात है, सबको मालूम है क्यों नहीं रह सकते। और इमरान फारूक में शुबात तो हैं पार्टी की टॉप लीडरशिप के मुलव्वस होने के, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने उस पर सौदा कर लिया, और वो जो 2 आदमी हैं उन्हें हवाले करेगा नहीं जो ISI के पास है। वो ममनून हुसैन के वोट गालिबन इसी वादे पर लिए गए थे कि वो आदमी हवाले नहीं किए जाएंगे, जहाँ तक मेरी मालूमात है। अब की सूरत हाल में एक हुक्मरान को तालिबान के मसले में क्या करना चाहिए, पूरा प्लान बताएं जो कि काबिल अमल हो। आप हमेशा कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, तो क्या वो इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएगा ना, सिर्फ एक ही सूरत थी कि वो मशवरा ज़्यादा करे और अच्छे मशीर रखे, और जो जामे प्लान है वो टीवी इंटरव्यूज़ में नहीं बताया जाता। वो जामे प्लान बन सकता है, वो जामे प्लान इस तरह बनता है कि माहिरीन से मशवरा किया जाता है, सिचुएशन की सारी नज़ाकतों को देखा जाता है, इंटेलिजेंस से मिलिट्री से इनपुट ली जाती है, जो इलाके को सिचुएशन को लोग समझते हैं, मसलन महमूद शाह जैसे लोग हैं, उनसे मशवरा किया जाता है, और फिर एक जामे प्लान बनता है। उसके बुनियादी खतूत मैंने वाज़ेह कर दिए कि राय आमा को मुतहर्रिक किया जाए, लोगों को हर चीज़ बता दी जाए, कौम को एतमाद में लिया जाए, और ताकत की पोजीशन से गुफ्तगू की जाए, और मामलात ऐसे लोगों से वजह ये जो मिन मनाने वाले लोग हैं ज़ाती मुलाजमों जैसे, जिनकी कमेटी बना दी है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये मसलन चौधरी भी हो, अगर चौधरी निसार हो तो वो बेहतर है, इस तरह के मजबूत लोग होने चाहिए। क्या ये सच है कि इमरान खान ने आपसे मुलाकात से मना कर दिया जब आप अस्पताल मिलने गए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इमरान खान की मुलाकात मुझे मना करेगा? मैंने इमरान खान का नुकसान किया? मेरे उसके ज़ाती ताल्लुकात में कोई दरार नहीं है, और उसने तो बल्कि ईद पे फ़ोन करके मुझसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ, अगरचे वो आ नहीं सका अपनी मसरूफियत की है जिस वजह से भी, या वो समझता है कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन ये मुझसे क्यों मना करता वो मुलाकात से? मैंने उसका क्या गुनाह किया था? उसके बाद भी यानी वो जब धांधली का सारा मसला ख्वाजा साद रफीक वाले हल्के में उठा, तो तहरीक इंसाफ के लीडरों का भी मुझी से रब्ता था और कारकुनों का भी मुझी से रब्ता था, और वो तो ख़त्म हो रहा था अगर मैं वहाँ आना चाहता था। क्या ये सच है कि आपको आर्मी ने कहा कि इमरान खान को तालिबान के मुतालिक राय तब्दील करनी चाहिए? आर्मी की क्या जरूरत है मुझसे बात करें? आज तक तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जब वो यही दिन थे जब मैंने जनरल कैनी के ख़िलाफ़ इतना सख्त काला लिखा था कि रंग उनका सुर्ख था, ये U2 कैनी, और उनसे कहा था कि उन्हें किसने ये हक़ दिया है, और उन्हें बुलाकर मेरे सामने उसकी वजाहत करनी पड़ी, और जब तक उनकी वजाहत से मैं मुतमईन नहीं हो गया मैं अपने उस मौके पर कायम रहा। ये इस तरह की बात वो लोग कर सकते हैं जो मुझे जानते नहीं हैं। आर्मी की क्या मजाल है या किसी की भी मुझे ये बताया? मैं अल्लाह के फजल से अपने ज़मीर की रोशनी में फ़ैसले करता हूँ। आप इतने जज्बाती क्यों हैं? आप अमूमन अपने कॉलम में कुरान के हवाले से कहते हैं कि जो जिया वो दलील से जिया, जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ। तहम हकीकी ज़िंदगी में आपका रवैया मंतकी होने की बजाय जज्बाती होता है, यानी आप जल्द मुश्तइल हो जाते हैं, अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं। देखिए, गुजारे ये है कि किस शख्स से मैंने अपनी कोई एक मिसाल दे दे कि ज़बरदस्ती मैंने अपनी बात मनवाई हो। ये ज़रूर है तबीयत में गुस्सा होता है बाज़ औक़ात, लेकिन कौन सी बात है जो मैंने दलील के बगैर कभी पेश की है? ये ठीक है कि एक जज्बातियत मेरे मिजाज में है, लेकिन दलील के बगैर कब मैंने कोई चीज़ लिखी है और कब कोई मुतालबा किया? आपकी राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत KPK में कैसा काम कर रही है बनिस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इनमें से बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है? उनसे तो डेफिनेटली बेहतर है, लेकिन जितनी तवक्कुआत थी उसके हिसाब से बहुत कमतर है। हारून साहब, आप आज तालिबान के बारे में कुछ तफसील से बताएं कि कितने ग्रुप हैं? क्या सबको तालिबान कहना चाहिए?
मीडिया पर तालिबान की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करने का निज़ाम क्या है? कोई गिरफ्तार खुदकुश बमबारों को नहीं छोड़ा जाता। ये वो लोग हैं जो अफवाहों पर यकीन रखते हैं और ये अफवाहें मजहबी लोग फैलाते हैं। निज़ाम उनका ये है कि मुल्ला उमर तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग उनके हामी हैं इसलिए वो पॉलिटिकली इसको दुरुस्त नहीं समझते कि इनको डिसोन करें। ये इनके ग्रुप बहुत सारे बेशुमार ग्रुप हैं, लेकिन ये टीटीपी की छतरी तले ही हैं और मुल्ला उमर को अपना अमीर मानते हैं। फिर इसमें से लश्कर जंग भी है, फिर अलकायदा से इनके ताल्लुकात हैं। ये एक बहुत ही वसी और अरीज़ और पेचीदा सिलसिला है, इसको इतने सिंपल तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब के सब वो लोग हैं जो आइन को तस्लीम नहीं करते और कानून की बालादस्ती को नहीं मानते। हारून साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सके? और मैं लीडर का पूछ रहा हूँ, सियासतदान का नहीं। देखिए, गुजारे ये है कि लीडर ही तो हम तलाश करते रहे, ये आदमी मिला, इससे बाद तवक्कुआत पूरी हुई, बहुत सी नहीं पूरी हुई। लीडर नहीं, कलेक्टिव लीडर हमेशा नहीं कौमों को अता होते। एक्सेप्शनली बड़े लीडर पैदा होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, इब्राहिम लिंकन जैसे, टीपू सुल्तान जैसे, सलाउद्दीन अयूबी जैसे। ये एक एक्सेप्शन होती है। चर्चिल है मिसाल के तौर पर, डी गॉल है। लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप से हो सकता है। पाकिस्तान का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। एक जामे मंसूबे की ज़रूरत है और वो चंद दाना आदमी मिलकर बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 2-3 दर्जन सिंसियर लोग जमा हो जाएं और वो सीरियसली काम करना शुरू करें और अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाएं और हवस इक़्तिदार न हो उनके अंदर। बुनियादी मसला ये है कि नहीं, 5-7 तो ऐसे आदमी होने चाहिए जिन्हें ना पार्टी में कोई ओहदा लेने की कोशिश करनी चाहिए ना इक़्तिदार में आना चाहिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई पेचीदा नुस्खा नहीं है। वो एक लीडर तो देखिए जी, किस्मत की बात होती है कि बड़ा लीडर मिल जाए। लीडर तलाश करने के बजाय एक मौजू आदमी, मुखलिस आदमी तो होना चाहिए। लीडर तलाश करने के बजाय मनसूबा बंदी पे, मसाइल के हल पे जोर देना चाहिए और कौम को की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त होना चाहिए। एक कामयाब सहाफ़ी बनने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आप नौजवानों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं क्या गाइड करेंगे? कोई ख़ास मुश्किलात नहीं है। देखिए, मेहनत और रियाज़त तो आपको करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है रीसेंट हिस्ट्री को, यानी सियासी तहरीकों को जो किसी भी मुल्क में चली हो। ज़ुबान आपकी ठीक होनी चाहिए, बाकायदगी कुछ से आपको पढ़ना चाहिए और दाना लोगों से, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो आपके साथ रू रायत न करें, उनसे मशवरा करते रहना चाहिए। बाकी तो हर चीज़ की तरह इसमें भी रियाज़त की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ आप सीखते हैं और हर चीज़ की तरह इसमें भी ज़रूरी है कि खुलूस के साथ और तरतीब और मेहनत के साथ काम करें। मुझे कोई ऐसी गैर मामूली मुश्किलात का सामना तो नहीं हुआ। ज़ाहिर है ज़िंदगी में नाकामियाँ भी होती हैं और ख़ाम तजुर्बे भी होते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख़ास मुश्किल मुझे नहीं पेश आई कि मैं कहूँ कि कोई बड़ी मुसीबत मुझ पे आ पड़ी। क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा जान डाल सकेंगे? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी एक बिल्कुल बेकार आदमी है, एक जानशीन है। इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये आमक दानिश्वर हैं जो इस तरह के लोगों को इतनी अहमियत देते हैं। मेरे ख्याल में तो वो सिरे से कोई मेंशनेबल लीडर ही नहीं है। बाद उसका किसी चीज़ के मामले में मौक़िफ़ सही हो सकता है, जब सही होगा तो हम कहेंगे दुरुस्त है। बिलावल भुट्टो को भी जो लोग लीडर समझते हैं उन पर अल्लाह रहम करे। आप इफ्तिखार चौधरी के टेन्योर को कैसे देखते हैं? क्या आज़ाद अदलिया अपना किरदार अदा कर पाई? नहीं, जो सबसे अहम बात थी ना, निचली सतह पे लोगों को इंसाफ मिलने लगे। असल मसला तो वही है। चौधरी ने एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, यानी उसने हुकूमतों की हैबत को तो कम कर दिया, लेकिन तरजीहात ठीक तय नहीं कर सके। अगर उनकी इतनी बड़ी ईगो न होती और अगर उनका बेटा उनके लिए मसला न बन जाता, तब फिर वो एक हीरो के तौर पर रिकॉर्ड होते। हारून साहब, आप बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तबसरा करें और इंडिया और अमेरिका की साजिश को बेनकाब करें और हमारी आर्मी को खुलकर सामने आना चाहिए, हकीकत से पर्दा उठाना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस खुल के सामने नहीं आ सकती, ना ये फौजों का काम है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे और दानिश्वरों पे और अखबार नवीसों पे और एक ख़ास मीडिया ग्रुप पे इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि फ़ौज को अंडर प्रेशर रखे। फ़ौज यही जो कुछ कर रही है ये गनीमत है कि वो अब सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहती, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रही और इसके बावजूद कि बहुत सी चीज़ों में उसकी राय मुख्तलिफ होती है, वो शाइस्तगी बरकरार रखती है। अलबत्ता बलूचिस्तान के सिलसिले में ये बिल्कुल सही मशवरा है। कुछ न कुछ काम हर अखबार नवीस को करना चाहिए। मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं इंशाअल्लाह इरादा भी है जल्दी जाऊँगा बलूचिस्तान। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई एक बड़ी सियासी पार्टी न सही, एक अच्छा प्रेशर ग्रुप भी बन जाए
और रफ्ता रफ्ता लोगों को एजुकेट करे तो पाकिस्तान का पोटेंशियल बेहिसाब है, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान का कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सकता हो। मसलन अगर आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें, निचली अदालतें ठीक कर दें और टैक्स कलेक्शन ठीक कर दें तो पाकिस्तान विद इन अ फ्यू ईयर्स गैर मुल्की इमदाद से निजात पालेगा और उसके नतीजे में उसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ये शुबा मुझे कभी नहीं हुआ कि ये बहुत ही यानी कौमों की बरादरी में मुमताज़ तरीन मकाम पर खड़ा होने वाला है। इसका पूरा पोटेंशियल इसके अंदर है। अलबत्ता वक्त का तयन करना मुश्किल है कि इसमें 2-3 साल लगते हैं, इससे ज़्यादा अरसा लगता है। जब पाकिस्तान के फैसले बैरूनी ममालिक कर रहे हों और NROs के जरिए मुल्क के बड़े बड़े करप्ट लोगों को मुआफ और असेंबलियों में वापस पहुंचा दिया जाए तो फिर हम मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप कमज़ोर हों तो ज़ाहिर है दूसरे मुदाखलत करते ही हैं। ये तो एक बिल्कुल सादा सी बात है। जिस घर के लोग कमज़ोर हैं उसमें दूसरे लोग मुदाखलत करते हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा और सिविल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना पड़ेगा। तैयब रुदवान ने नवाज शरीफ से कहा था कि क्या फ़ौज पे आप डिपेंडेंट हैं हर मामले में, सिविल सिक्योरिटी अदारों को मजबूत बनाएं, पुलिस ठीक हो, अदालतें ठीक हो तो हम अपने फैसले खुद करेंगे, टैक्स कलेक्शन ठीक हो। ये बात सही है कि इस वक्त बहुत बाहर से इन्फ्लुएंस हमें किया जाता है, लेकिन हम उससे बच सकते हैं और बचने के लिए अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। 35 पेंचर पर आपकी क्या राय है? भाई, इसमें मुझे तो कोई शुबा ही नहीं है। ये तहरीक इंसाफ वालों को तो बहुत बाद में मालूम हुआ। मुझे अगरचे तादाद मालूम नहीं थी, मगर मैंने तो उसी शाम कहा था कि धांधली हुई है। देखिए, इमरान खान हार गया और शफकत महमूद जीत गया। ये कोई अकल में आने वाली बात है? इमरान खान इन बहुत सी यानी उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है ना, लेकिन वो लाहौर वालों का हीरो था, लाहौर वालों का प्राइड था वो, तो वो कैसे हार सकता था? और शफकत महमूद जीत गया और इमरान खान के नीचे काब लीग से आने वाला एक उम्मीदवार जीत गया तहरीक इंसाफ का। इसलिए वो 35 पंक्चर वाली कहानी तो जैसी भी है, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो ठीक ही मालूम होती है, लेकिन मुझे धांधली में तो कोई शुबा नहीं है। और वो धांधली का हदफ तहरीक इंसाफ थी, कोई और नहीं था। क्या आर्मी अपने मौक़िफ़ को अवाम तक पहुंचाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रही है? किसको मैं फेवर करता हूँ? इंडियन आर्मी को फेवर करता हूँ। एक ऐसी आर्मी को फेवर करता हूँ जिसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। आखिर में हम सियासत.pk के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सवालात भेजे और इस इंटरव्यू को मुमकिन बनाने में अपना रोल प्ले किया। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम नौजवान सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमहूरियत के मफहूम को समझें, ताकि कल को वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें और सवाल पूछिए, ये आपका हक़ है। ये थी सियासत.pk की एक कोशिश आपकी आवाज़ पाकिस्तान के नामवर शख्सियात तक पहुँचाने की। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी? इसके बारे में आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं media@siyasat.pk पर ईमेल करके या फेसबुक पेज पर आके। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/siyasat.pk।